हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर महसूस कर रहे होंगे। अपना फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम अब में 7-8 दिन बाद शुरू हो रहा है। काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है समझ लो। और उसमें अपने राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 34 नंबरों को रहेगा। तो उस हिसाब से देखे तो भाई हर पार्ट अपने अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो 120 में से 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। तो अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पीछे जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है तो उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि अपनी तैयारी में अपने को पता लग सके कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम के दिन अपने को लड़ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही है, एमसीक्यू से ही है। थ्योरी कितनी पढ़ रखी हो, यदि अपन सीधी थ्योरी पढ़ जाके एग्जाम के दिन यदि हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सामना करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है। तो उससे पहले अपने अभ्यास इतना कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम के दिन ना के बराबर गलती हो। और पीवाईक्यू पढ़ने का ये एक फायदा ये होता है कि जो सिलेबस में जितने भी बिंदु दे रखे ना, उसके हिसाब से अपने माइंड में ये इमेज क्लियर हो जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया, उस हिसाब से अपने इमेज बना लेते हैं। तो हमने भी प्रयास किया कि राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन के लिए हमने 120 क्वेश्चन का ये मैटर तैयार किया है। तो इसमें हम भाई उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से काफ़ी आएगा और आगे भी सीरीज ये एग्जाम दिन तक कंटिन्यू रहेगी। तो आपको करना क्या है कि जो हम यहाँ सॉल्यूशन करवाए हैं उनको शिद्दत से देखना है। और यदि आपको लगे कोई लिखने जैसी बात तो अपने पास रजिस्टर रखो, उसमें लिख लो। और हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका एग्जाम तक प्रैक्टिस रेगुलर करो और थ्योरी का साथ साथ रिवीजन करते रहो, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सको। जैसे आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। पूछ रहा है करक रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में यहाँ है डूंगरपुर और यहाँ है बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भूभाग से गुजरती है, तो उसमें जैसे ये यहाँ से गुजरती है, ये कर्क रेखा है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा के विचय से मुख्यतः कुशलगढ़, कुशलगढ़ इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और बांसवाड़ा का एक हिंस गांव है, वो भी कर्क रेखा पे स्थित है। सर्वाधिक बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर का एक गांव है चीखली, उसे कर्क रेखा सिर्फ नाम मात्र स्पर्श करती है। उस हिसाब से अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से गुजरती है, तो रहेगा बांसवाड़ा। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है, देश का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल का 10.41% है। ऑप्शन बी है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। और ऑप्शन सी है, राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। और ऑप्शन डी है, राजस्थान की राज्य सीमा कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। तो इसमें कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो उस हिसाब से होगा देश के कुल क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41 है, ये तो सही है। और राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, एक बार छोड़ देते हैं। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, तो उस दे के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम है, राजस्थान यहाँ स्थित है, तो उस हिसाब से होगा उत्तर पश्चिम में है। और राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई ये 5,920 है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो राजस्थान का उत्तरी दक्षिण विस्तार कितना है, जैसे राजस्थान का उत्तर व दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 43 किलोमीटर। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर ना होकर 826 किलोमीटर है। तो ये क्या है, ये कमेंट सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लगभग विस्तार कितना है? क्रमशः कितना पूछा है? पहले पूछा उत्तर से दक्षिण और उसके बाद पूछा है पूर्व से पश्चिम। तो इस हिसाब से होगा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार पहले अपने पढ़ रखा है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन बी राइट है अपना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? ये पहले भी आया है। तो राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो पहले अपने कर रखा है 869 और 826, मतलब 43 किलोमीटर के बीच का अंतर है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी राइट है। और अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है, ये क्वेश्चन कमेंट सही है। और राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये भी सही है। और राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम देशांतर के मध्य स्थित है। और ऑप्शन डी है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, ये अपने पहले पढ़ रखा है। ये यहाँ मिस्टेक क्या कहाँ की है? राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम ना होकर पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा? पूर्वी देशांतर। यहाँ पूर्वी देशांतर होता तो ये भी कमेंट सही होता। तो उस हिसाब से इसका होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस में से नहीं होके गुजरती? ये भारत की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वैसे कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती तो अपने को आइडिया होना चाहिए भारत के और कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उस 8 राज्यों में, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें होगा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। तो उस हिसाब से इसका क्वेश्चन क्या होगा? उड़ीसा। इसका आंसर होगा उड़ीसा। कर्क रेखा किस से में से नहीं गुजरती है? उसका होगा उड़ीसा। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला है, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिणी विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसमें अपने पहले भी देख रखा है, राजस्थान से उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। और इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है वो नागौर में मिलती है, और इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 43 किलोमीटर का है। 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसमें एक शहर पूछ रहा है। तो हमने बात कर रखी है कि अपने बांसवाड़ा के खींस गांव और कुशलगढ़ इस पे है, और डूंगरपुर का तो सिर्फ चीखली गांव है, वो नाम मात्र स्पर्श करता। तो उस हिसाब से इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। निकटतम पूछा है, ठीक है, तो निकटतम पूछा है तो इसका होगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का वृहत्तम राज्य है? सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो अपने पहले देख रखा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका भारत के भूभाग में 10.41% अपना भाग रखता है, और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हुआ क्या था, नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। उसके बाद अपना राजस्थान राज्य हो गया भारत का सबसे बड़ा राज्य। और पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और अब मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सज्जनगढ़ है, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी है लीलागढ़ और ऑप्शन डी है जरगा। तो इसमें सही आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत का ही शिखर है सब। तो गुरु शिखर की लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और कहीं कहीं 1727 मीटर भी लिखा आता है। तो उसमें क्या करते हैं, मंदिर की यदि लंबाई साथ में काउंट करें, मंदिर की लंबाई साथ में काउंट करते हैं तब 1727 मीटर आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कौन सा एक भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान की सीमा को पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट है, तो उसके बारे में पूछा है। तो पश्चिम रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र है, वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जैसे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर है, उसमें से 1070 किलोमीटर है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के 5 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं, 5 जिले। जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और हल्द्वानी। तो उस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र, पश्चिम रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? घग्गर का मैदान पूछ रहा है, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन किसका एक है, उप क्षेत्र है? पूर्वी मैदान क्षेत्र का है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र का है, अरावली क्षेत्र का है या अरस शोषक क्षेत्र का है? तो इसका सही आंसर होगा अरस शोषक क्षेत्र का। राजस्थान के उत्तरी भाग में अरस शोषक क्षेत्र पाया जाता है, उसका ही घग्गर का मैदान उसी का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति राजस्थान में नहीं है? कौन सी एक भूआकृति राजस्थान में नहीं है? तो हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वत, ऑप्शन सी में थार मरुस्थल, ऑप्शन डी में है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल राजस्थान में नहीं है। हाड़ौती का पठार है, अरावली पर्वत है और थार मरुस्थल है। और राजस्थान का एक 4 भागों में विभाजित किया गया एक और है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कोरोमंडल है, ये दक्षिणी भारत का भूभाग है। शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक विभाजन का भूभाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र का है, या ऑप्शन बी में पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र का है, ऑप्शन सी में है अरस शोषक क्षेत्र का है, या ऑप्शन डी है अरावली क्षेत्र का है? तो उस हिसाब से क्या होगा, शेखावटी क्षेत्र राजस्थान में अरस शोषक क्षेत्र का भूभाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा साझा करता है? ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन में से ये है। ये पीछे पशु परिचर के एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती के पठार के संदर्भ में सही नहीं है? कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिले में इस पठार का विस्तार है। और ऑप्शन बी है, ये पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ऑप्शन सी है कि इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और ऑप्शन डी है, ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है। तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती के पठार के संदर्भ में सही नहीं है, तो हाड़ौती के पठार है की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ये सही नहीं है। तो कितनी है हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई? 400 से 500 मीटर है। और क्या 4 जिलों में है हाड़ौती का पठार, और पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता, ये भी सही है। और ये पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान
में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इसमें उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो उसमें होगा रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची चोटी है, ये है सीकर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी पूछा है, पहले भी पूछा है, तो ये होगा गरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है, तो इसमें सही आंसर होगा गोंडवाना भूमि का। किसका होगा? गोंडवाना भूमि। किस भूआकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? किस भूआकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें होगा लूनी ज्वाई बेसिन। लूनी ज्वाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित है? तो इसमें है गिरवा, उदयपुर बेसिन, बी है भाकर माई बेसिन, ऑप्शन सी है बोराट के पठार, कुशलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो इसमें गिरवा उदयपुर बेसिन में है, भाकर है, सिरोही में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र को भाकर के नाम से जाना जाता है। तो उस हिसाब से सही कौन से? बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। तो ये भी सही है, ए और सी सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन है बी होगा। उस रेगिस्तान का नाम चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा है। उसे कहते हैं थार के रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां किस भौगोलिक भाग में स्थित है, यह पूछा है। तो पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है, अरावली क्षेत्र में है, या पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है? तो इसका होगा ये कहाँ है? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार राजस्थान के किस भूभाग का क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो उस हिसाब से होगा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू के स्तूप को जीवावशेष बालू के स्तूप माना जाता है? तो इसमें अवरोधी को, बरखान को, अनुदैर्ध्य को, या अनुप्रस्थ को? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू के स्तूप को जीवावशेष बालू के स्तूप माना जाता है? तो इसमें होगा अवरोधी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है? मध्य अरावली में पूछ रहा है, इसमें कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसमें नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी है, वो अजमेर में स्थित है। और मध्य अरावली में कौन से जिले आते हैं? अजमेर में स्थित है। और मध्य अरावली में जिले आते हैं वो उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। उस हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अपना अरावली पर्वत श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? बढ़ते क्रम में करना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले होगा कमलनाथ। कमलनाथ है 1001 मीटर। इसके बाद है ऋषिकेश। ऋषिकेश कितनी है? 1017 मीटर। इसके बाद होगा रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और ये है 1183 मीटर। तो उस हिसाब से सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी वो पहले आएगी? बी? नहीं, पहले सी आएगी, सी के बाद बी, और बी के बाद डी, और डी के बाद ए। इस हिसाब से इसका आंसर होगा CBDA, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग
राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये कौन सा भूभाग है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए में है मध्यमाई बेसिन, ऑप्शन बी में चंबल बेसिन, ऑप्शन सी में बनास बेसिन और ऑप्शन डी में लूनी बेसिन। तो इसका आंसर होगा लूनी बेसिन है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में नहीं है। तो किसमें? ये पश्चिम मरुस्थल का भाग है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के भाग है। अगला क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर जिले में बालू के टीले को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर में बालू के टीले को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी भादर और ऑप्शन सी मगरा और ऑप्शन डी भाकर। तो इसमें होगा बागर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला भारतीय वृत्त मरुस्थल का भाग है? इनमें से एक जिले के समय को चुनना है जिसमें भारतीय वृत्त मरुस्थल मतलब थार का रेगिस्तान विस्तृत है। थार का रेगिस्तान विस्तृत है। ऑप्शन ए में है जोधपुर बाड़मेर उदयपुर, ऑप्शन बी में है बाड़मेर जोधपुर सिरोही और ऑप्शन सी में है बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर और ऑप्शन डी में है जैसलमेर बाड़मेर और अजमेर। तो ये थार का रेगिस्तान है वो है बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर में। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन सी राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है सबसे कम होती है? तो उसमें होगा अपना रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी के कण बड़े होते हैं, इसके कारण ये जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? तो इसकी होगी मरुस्थली मृदा। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो ये मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा निच चट्टानों के विखंडन से बनी है। ऑप्शन बी है ये मृदा बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी है इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है और ऑप्शन डी है ये मूंगफली तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें इसका सही कथन है वो है ये मृदा शिष्ट और ग्रेनाइट और निच चट्टानों के विखंडन से बनी है। तो इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है। चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मूंगफली तथा कपास खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन है ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान का पश्चिम भाग और दक्षिण भाग, राजस्थान का उत्तरी व पूर्वी भाग और राजस्थान के उत्तरी व पश्चिम भाग में। ऑप्शन डी है राजस्थान के पूर्व व पश्चिम भाग में। तो इसका आंसर होगा राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राजस्थान के उत्तर तथा पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है। तो इसमें होगा झालावाड़ और इनके साथ है कोटा, बारा और बूंदी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। तो अपने कोटा को पहले देख लिया, हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है, उस हिसाब से ऑप्शन है ए सही है। और चूरू और नागौर जोधपुर में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही है? राजस्थान के लेटेराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो ये कायांतरित व रवेदार चट्टानों से बनी है। ऑप्शन बी है ये मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन सी है लोहे की अंश की उपस्थिति के कारण ये लाल नजर आती है। ऑप्शन है इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो उस हिसाब से होगा इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या पाया जाता है कि जैसे लेटराइट मृदा में एल्यूमिनियम और ऑक्साइड पाया जाता है और चूना की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस की क्या होती है? फास्फोरस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो लेटराइट मृदा के बारे में सही नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से होता है। ऑप्शन बी है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। और ऑप्शन सी है, लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। और ऑप्शन डी है, ये मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य तथा दक्षिण भाग में पाई जाती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है बी, स्मार्ट मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा ना होकर क्या होती है, कमी होती है। लोहे ऑक्साइड और चूना पत्थर ये पाया जाता है इस मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, और ऑप्शन सी है मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी, और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? मरुस्थल का है। इस कारण ये मरुस्थलीय रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी है, यह सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति होता है। ऑप्शन बी है, ये मृदा कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी है, ये मृदा चावल, गन्ना और सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ होती है। और ऑप्शन डी है, यह चीका प्रधान मृदा है। तो इसका इसमें होगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होकर क्या होती है, इसमें कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है? सही पूछ रहा है। चीड़ इन वनों का एक प्रमुख वृक्ष है। ऑप्शन बी है, ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, इसकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। और ऑप्शन डी है, ये राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो उस हिसाब से होगा, इसकी लकड़ियां प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। चीड़ है, ये हिमालयी वनों में पाया जाता है, चीड़ या पाइन। और ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती के पठार में भी पाए जाते हैं। तो ये मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसके साथ है, केवल मैदानी ना होकर पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्र होगा। ये राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं नहीं, ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में ना पाके मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान में पलास के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का, और ऑप्शन सी है उपोष्ण पर्वतीय वन का, और ऑप्शन डी है मेघरा वन का। राजस्थान में पलास के वन है ना, पलास के वन किस प्रकार के वन है? तो इसका होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? एक वन है जो राजस्थान में नहीं पाए जाते, ज्वारीय वन। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ऑप्शन डी है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो इसमें होगा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? मेघरा वन भी कहते हैं। राजस्थान का कोई भी क्षेत्र तटीय क्षेत्र ना होने के कारण ये ज्वारीय यानी यहाँ मेघरा वन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? तो उसमें कौन सा है? रोइडी, रोइडा पाया जाता है, खेजड़ी पाई जाती है, बेर पाया जाता है, लेकिन बांस है ये नहीं पाया जाता है, कांटेदार वनों में नहीं पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते? कौन से एक क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते? तो इसमें होगा जैसलमेर। पश्चिम मरुस्थलीय भूभाग है जो सालर वन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका कारण इसका क्या है? जैसलमेर है। और पश्चिम मरुस्थलीय जिले में जितने भी जिले शामिल हैं उनमें क्या है? सालर वन नहीं पाया जाता है, लेकिन पाली में पाया जाता है, और उदयपुर और अजमेर में पाया जाता है। अगला है, राजस्थान के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हाड़ौती के पठार में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है खेर वन, ऑप्शन बी है
शुष्क सागवान वन, ऑप्शन सी है पलाश वन, और ऑप्शन डी है उपोष्ण पहाड़ी वन। तो इसका आंसर होगा खेर के वन। खेर के वन का हाड़ौती के पठार में पाए जाते हैं। डोल का बाद वन किस जिले में स्थित है? डोल का बाद वन किस जिले में स्थित है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहबाद 12 और है जयपुर की इस डोल बांध वन में जो सरकार अपने निजी हितों के लिए पेड़ों की कटाई कर रही थी उस पर अस्थायी रोक लगाई थी, इसी कारण ये प्रसिद्ध था। तो डोल वन कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है? केवल माउंट आबू क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो सालर है नहीं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार भी नहीं है, पलाश भी नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? कौन सी है एक नीति है वो सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी नहीं है? तो बीज, ऑप्शन ए है बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी है वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन, और ऑप्शन डी है संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन। यह क्या है? सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी सब सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी है। अगला है, निम्नलिखित में से पलाश के वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते। अजमेर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में। तो ऑप्शन सी जैसलमेर राइट हो गए। बाकी तीनों जिलों में पलाश के वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, और ऑप्शन सी है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, और ऑप्शन डी है ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। तो किस क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक आता है? तो वो आता है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? ऑप्शन ए है काल वैसाखी, ऑप्शन बी है आम्र वर्षा, और ऑप्शन सी है मावट, और ऑप्शन डी है फूलों की बौछार। तो इसमें होगा राजस्थान की जलवायु से मावट। पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागर के कारण जो शरतकालीन वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में ये गेहूं और चने की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान में जो गर्म उष्ण पवन बहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं लू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए पश्चिम रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसकी वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी है राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है, और ऑप्शन सी है अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, और ऑप्शन डी है शीत ऋतु में मावट से थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत ना होकर के क्या है? समांतर है। समांतर होने के कारण क्या है? पवनों को रोक देती है। समांतर होने के पवन समकक्ष निकल जाती है, लंबवत होती तो पवन रुक जाती। उस हिसाब से इसका आंसर होगा अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? स्थान का पूछा है तो स्थान होगा सिरोही का माउंट आबू, और जिला पूछता तो वो होगा झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का चेहरापूंजी भी कहा जाता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, और स्थान में है माउंट आबू है, ये है सिरोही में। जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 510 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? उस जिलों समूह का चयन करना है जो 50 से 60 सेंटीमीटर तक मध्य वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका होगा उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और अलवर। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर आता है वो BWS के अंतर्गत आता है। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट। पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है भूमध्य सागर
हाँ, पर्सन संख्या 9। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो उसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक होती है। बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी के बाद होती है अरब सागर से। अरब सागर से। और न्यूनतम होती है वो किससे होती है? भूमध्य सागर से राजस्थान में मानसून वर्षा होती है, उसे कहते हैं मावट। भूमध्य सागर से जो वर्षा प्राप्त होती है वो शरतकालीन होती है, उसे कहते हैं मावट। और ये रबी की फसल के लिए क्या है? गोल्डन ड्रॉप्स है। अगला क्वेश्चन है अपना, उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपितुल्य जलवायु BSSW निम्न में से किस जिले के समूह में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ऑप्शन सी है जयपुर अलवर भरतपुर और ऑप्शन डी है पाली सीकर झुंझुनू। तो BSSW है ये पाली सीकर झुंझुनू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पाली सीकर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, नल समद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? नल समद किस पे निर्मित किया गया? ऑप्शन ए है जवाई, ऑप्शन बी है बनास नदी और ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है तापी नदी। तो तीन नदियां तो राजस्थान की है, इसमें पूछा नल समद बांध, तो नल समद बांध है वो बनास नदी पे निर्मित है। किस पे है? बनास नदी पे। राजसमंद जिले में स्थित है। ये कहाँ है? राजसमंद जिले में नल समद बांध स्थित है। और नंद को क्या राजस्थान की राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। नंद को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। लाइफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बांडी जोई टोंस, ऑप्शन ए है बांडी, ऑप्शन बी है जोई, ऑप्शन सी है टोंस, ऑप्शन डी है सूकड़ी। तो इसका आंसर होगा टोंस नदी। टोंस नदी क्या है? लूनी की सहायक नदी नहीं है। उस हिसाब से ऑप्शन है सी। अगला है, राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है मई और ऑप्शन डी है बनास। तो खंबात में खाड़ी में गिरने वाली नदी है मई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी बराली और ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी गोदावरी। राजस्थान की कौन सी एक नदी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा साबरमती। कहाँ से निकलती है? उदयपुर के कोटड़ा से निकलती है। राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। उसके बाद 371 किलोमीटर बहती है गुजरात में। 371 किलोमीटर गुजरात में बहने के बाद कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपातंत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपातंत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए बनास है, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी मंता और ऑप्शन डी काकनी। तो बनास है वो अंतःस्थलीय अपातंत्र से संबंधित नदियां वो होती है जो अपना जल समुद्र में ना ले जा करके जमीन में विलीन हो जाती है, उन्हें अंतःस्थलीय कहते हैं। अंतःस्थलीय अपातंत्र से संबंधित होती है। तो चंबल है और बनास है वो चंबल की सहायक नदी है, ना कि अंतःस्थलीय नदी है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। सूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र और ऑप्शन सी है पूर्वी मैदानी क्षेत्र और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में है वो चूलिया जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है कहाँ? चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़ में है, तो ये किसका भाग होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम स्थान है नागपाड़ अजमेर से। कहाँ? नागपाड़ अजमेर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? एक नदी है जो राजस्थान में नहीं बहती है, बाकी तीन बहती है। तो ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा सूरन रेखा, ऑप्शन बी है माई नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, और ऑप्शन डी है बनास नदी। तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा स्वर्ण रेखा या सूरन रेखा, ये राजस्थान में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपात तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जाखम, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माई, और ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका आंसर होगा चंबल। चंबल अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। और सोम माई जाखम, ये तीनों एक ही नदियां है। और साबरमती अपना खंबात की खाड़ी में ले जाती है। और ये भी सोम माई भी, ये भी खंबात की खाड़ी में ले जाती है। सोम और जाखम माई की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध की सहायक नहीं है। ऑप्शन ए परवन, ऑप्शन बी निवाज, ऑप्शन सी आऊ, और ऑप्शन डी सागी। तो इसमें होगा सागी। सागी लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की। राजस्थान में कोयला झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर है, और ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन डी है जयपुर। तो कोयला झील है वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। या कोयला झील पे कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? एक झील पूछ रहा है, राजस्थान में है, तीनों राजस्थान में नहीं है। तो एक झील है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान पर है? तो उदयपुर में। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी है डीडवाना, और ऑप्शन सी है लूणकरणसर, और ऑप्शन डी है पचपदरा। तो इस राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलबद्ध झील है वो कौन सी है? सांबर झील है। ये है जयपुर और नागौर में स्थित है। और देश के कुल नमक उत्पादन का ये 8 से 9% है, नमक उत्पादन करती है। और राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन है सांबर में ही होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है, सांबर झील है। राजस्थान की पिछोला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में पिछोला झील है वो उदयपुर में स्थित है। गेब सागर झील कहाँ स्थित है? गेब सागर है डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? जयसमंद। ये कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में है। उदयपुर के शासक है जय सिंह ने 17वीं शताब्दी में। जय सिंह ने 17वीं शताब्दी में 1691 ईस्वी। 1691 ईस्वी को इस झील का निर्माण कराया था। और नौ चौकी भी ये इसी झील के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी झील है कौन सी है? तो ये है सांबर है।
अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? 3 खारे पानी की है और एक मीठे पानी की है। तो पचपदरा, डीडवन और सांबर है ये खारे पानी की, और जयसमंद है ये उदयपुर में स्थित है, ये क्या है? मानव निर्मित है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाल ही में चर्चा में रहा इस सरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस सरदा बांध है वो बनास नदी पे स्थित है, और ये सवाई माधोपुर में। कहाँ है? बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में। अगला है, चौली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले, किस स्थान से संबंधित है? चौली, चौली है झालावाड़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? जाखम से कौन सा एक क्षेत्र है जो सिंचाई के लिए जल नहीं प्राप्त करता है? तो राजस्थान के जाखम बांध परियोजना वो दक्षिण जिलों से संबंधित है, तो इसमें प्रतापगढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, लेकिन बीकानेर नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा, बीकानेर नहीं प्राप्त करता है। जाखम बांध कहाँ बना हुआ है? जाखम बांध प्रतापगढ़ के अनूपुरा गांव में बना हुआ है, और यहाँ से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये दक्षिणी जो जनजातीय इलाके हैं, इनसे सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं। पांचनाम बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? पांचनाम बांध, ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी बीकानेर और ऑप्शन है सी है करौली और ऑप्शन डी कोटा है। तो ये कहाँ है? करौली। पांचनाम बांध है वो करौली में है, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है, मिट्टी से निर्मित है, और इस पे एक चूली दे परियोजना भी निर्मित है। चूली दे परियोजना, अ, जैसे ये बांध ज्यादा भर जाता है, तब चूली दे परियोजना में इसका पानी छोड़ा जाता है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति ना बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, और ऑप्शन बी है सिद्धमुख बांध परियोजना, और ऑप्शन सी है मेजा बांध परियोजना, और ऑप्शन डी है ज्वाई बांध परियोजना। कौन सा एक है राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये होगा दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? ऑप्शन ए पांचना बांध परियोजना, ऑप्शन बी है सिद्धमुख परियोजना, ऑप्शन सी है जाखम बांध परियोजना, और ऑप्शन डी है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला यूपी से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है? तो इसका होगा हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त उद्यम है। निम्नलिखित नहर में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? किस नहर का नाम था वो आरंभिक नाम है राजस्थान नहर था? तो इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक नाम है राजस्थान नहर था। नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तन करके, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो ये इसका ऑप्शन है बी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी पठारीय क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में। तो इसका होगा इंदिरा गांधी कहाँ है? पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, बीसलपुर राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है? तो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ रहा है। ऑप्शन ए भरतपुर है, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर और
ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा सबसे अधिक है लिंगानुपात किस जिले में है? तो डूंगरपुर में। क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कीजिए, मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की, उसके बाद है भरतपुर की, और उसके बाद है अलवर की, और सबसे कम है अजमेर की। उस हिसाब से बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन 4 नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ऑप्शन है 2011, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1981, और ऑप्शन डी है 2001। तो निम्नलिखित में किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो वो 2011 में। कितना था 2011 में? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसमें ऑप्शन होगा कोटा। कोटा की कितनी थी? 75.56%। अगला है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, और ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो सही आंसर होगा कोटा की। कितनी है? 60%। 60% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है 2001-2011 की दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक था? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, और ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है कोटा। तो जनसंख्या वृद्धि दर, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसका था? बाड़मेर का था। कितना था? 32.5, 32.5%। इस हिसाब से सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है सर्वाधिक था? तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक, ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है पाली, और ऑप्शन डी है जयपुर। तो किसका था? पाली का था। कितना था? 1,003। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जिसकी ज्यादा साक्षरता दर है उसको, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, और उससे बाद सबसे कम। तो इस हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? कोटा की है। कोटा के बाद है अलवर की है। अलवर के बाद है चूरू की है, और चूरू के बाद है सिरोही की। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन होगा बी सी ए डी। बी सी ए डी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 और 2011 में समान थी? तो किन जिलों में दशकीय वृद्धि दर समान थी? तो जयपुर और जालौर में थी, समान थी, 26-27% थी। 26-27% है यही दोनों में। तो इस हिसाब से दोनों जिलों में जयपुर और जालौर में समान थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला है वो सर्वाधिक साक्षर जिला है? ऑप्शन ए है जालोर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी झुंझुनू, और ऑप्शन डी है सीकर। तो इसका आंसर होगा कोटा। कोटा की साक्षरता राजस्थान में सर्वाधिक है। ये है परिवहन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83, और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को भी राजस्थान में पहले क्या कहा जाता था? राजस्थान में NS-15 का परिवर्तित नाम ही NS-11 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान से होकर गुजरता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के बारे में पढ़ा था, तो यही होगा अपना आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? तो ऑप्शन ए है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ऑप्शन बी है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ऑप्शन सी है सवर्णम चतुर्भुज, और ऑप्शन डी है राज्य राजमार्ग। तो ये जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को सवर्णम चतुर्भुज योजना के तहत 6 लेन में उन्नत किया गया है। सवर्णम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को। अगला है नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग है, नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? तो NS 52 है, वो किन किन शहर से गुजरता है? चूरू, सीकर, टोंक, कोटा और बूंदी, इनसे गुजरता है। और इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी 12, 12 से नहीं गुजरता है। ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेसवे के रूप में चयनित नहीं किया गया है? तो 3 है वो एक्सप्रेसवे के रूप में है, एक कौन सा जो एक्सप्रेसवे के रूप में चयनित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है किशनगढ़ मकराना, ऑप्शन बी है अलवर शाहपुरा, और ऑप्शन सी है राजसमंद भीलवाड़ा, और ऑप्शन डी है गंगानगर सिरोही। तो इसमें गंगानगर सिरोही होगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है लोक निर्माण विभाग राजस्थान, और ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो राजस्थान रोड विजन 2025 है वो PWD राजस्थान ने तैयार किया था, तो इस हिसाब से अपना उत्तर होगा लोक निर्माण विभाग राजस्थान, PWD राजस्थान ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर अजमेर उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली से होकर के जयपुर अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। तो अपना आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 डी। अगला है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1968, और ऑप्शन सी है 1964, और ऑप्शन है डी है 1966। तो RSRTC की स्थापना 1964 में की गई थी, तो इस हिसाब से अपना सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? ये राजस्थान के सभी एयरपोर्टों का नाम है, तो इसमें से कौन सा है वो जोधपुर जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है नाल है, ऑप्शन बी रातानाडा, ऑप्शन सी डब्बोक है, और ऑप्शन डी सांगानेर है। तो इसमें होगा रातानाडा। तो नाल कहाँ है? नाल है बीकानेर में, और डब्बोक है उदयपुर में, और सांगानेर है जयपुर में। तो अपना आंसर होगा बी, रातानाडा कहाँ है? जोधपुर में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष किया गया था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 2009-2010, ऑप्शन बी है 1980-81, ऑप्शन सी है 1971-72, और ऑप्शन डी है 1974-75। तो सूखा संभावित कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1974-75 में। अगला है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए अप्रैल 4 2003, मई 7 2007, जनवरी 9 2009, 12 दिसंबर 2006। तो इसमें अपना आंसर होगा 4 अप्रैल 2003 को राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है? वो कारण बताइए जिसके कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है। 1 जलवायु, 2 कम वनस्पति, 3 जनसंख्या वृद्धि, 4 अनियंत्रित पशुचारण, 5 सूखा। तो मरुस्थलीकरण के लिए ये पांचों ही कारण उत्तरदायी है, इसलिए अपना ऑप्शन होगा सभी 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन है इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदान का अनुपात है?
मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन ए है 70:30, ऑप्शन बी है 55:45 और ऑप्शन सी है 60:40 और ऑप्शन डी है 75:25। तो इसका आंसर होगा 75:25 डी। मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष प्रारंभ किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है 1974-75, ऑप्शन बी है 1977-78, ऑप्शन सी है 1992-93 और ऑप्शन डी है 1998-99। तो इसका आंसर होगा 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम केंद्रीय कृषि आयोग, केंद्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने शुरू किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? ए कौन सी है जो वायुमंडलीय आपदा नहीं है? ऑप्शन ए है सूखा, ऑप्शन बी है तुषार, ऑप्शन सी है तूफान मौसमी और ऑप्शन डी है टोर्नाडो। तो इसमें अपना आंसर होगा तूफान मौसमी वायुमंडलीय आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का एक मुख्य कारण नहीं है? ऑप्शन ए अतिचारण, ऑप्शन बी है वन विध्वंस, ऑप्शन सी है भूमि प्रदूषण और ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। इस हिसाब से क्या होगा? जल प्रदूषण क्या है? मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक नहीं है? एक कारण है जो मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए है रेतीली व क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग ना किया जाए, ऑप्शन बी है वन संरक्षण, ऑप्शन सी है नए चारागाह क्षेत्रों का विकास किया जाए और ऑप्शन डी है अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियों को विकसित किया जाए। तो इसमें सहायक नहीं है तो वो होगा रेतीली व क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग ना किया जाए। इसमें ये ना आने के कारण ये कथन रॉन्ग है और बाकी सब क्या है? मरुस्थलीकरण रोकने के सहायक है। वन संरक्षण मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है, ऑप्शन सी है नए चारागाह क्षेत्र का विकास, ये भी सहायक है और ऑप्शन डी अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पेटियां विकसित की जाएगी तो मरुस्थलीकरण आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये भी कारण मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी है दक्षिणी राजस्थान और ऑप्शन सी है उत्तरी राजस्थान और ऑप्शन डी है पूर्वी राजस्थान। तो इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान होगा। कौन सी एक जलीय आपदा नहीं है? कौन सी एक जलीय आपदा नहीं है? ऑप्शन ए है तूफान मौसमी, ऑप्शन बी है मृदा अपरदन, ऑप्शन सी है बाढ़ और ऑप्शन डी है सुनामी। तो इसका अपना क्या होगा? मृदा अपरदन कोई जलीय आपदा नहीं है। इसी के साथ अपने राजस्थान ज्योग्राफी के हमने कुल 120 प्रश्न लिए, वो उनका 120 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया।